पिछले भाग में हमने जाना कि हमें इस जीवन में दो चीज़ प्राप्त हैं। एक हमारा शरीर जो कि जड़ है और एक है हमारा मस्तिष्क जो कि चेतन है। हमारा पूरा जीवन इन्हीं दो पहियों पर चल रहा है। शरीर में हमें प्राप्त हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इसके अलावा जो चेतन भाग है वो हमारा मस्तिष्क का है। मस्तिष्क के पूरे भाग को आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए मस्तिष्क जो है वो 4 भागों में, 4 चरणों में, कि मनुष्य अगर अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहे, क्योंकि उसके साथ में जो उपलब्ध है वो मस्तिष्क है, तो इस मस्तिष्क को 4 चरणों में बांट दिया गया। एक बालक जब पैदा होता है तो वो अपनी पूर्ण मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। उस मस्तिष्क में ये चारों चरण होते हैं, लेकिन जागृत केवल पहला चरण होता है। ये जो पहला चरण है इसमें मैंने बताया कि इसमें 4 केंद्र होते हैं। ये केंद्र कोई बिंदु नहीं है, ये केवल समझने के लिए इन केंद्रों का नाम मैं दे रहा हूँ। ऐसा कोई केंद्र आपके मस्तिष्क में नहीं है। ये संपूर्ण मस्तिष्क की कारण प्रणाली है। इसको अलग अलग वर्गों में बांट करके इसको समझने में आए, आसान हो, इसलिए से इन केंद्रों का वर्णन है। जो पहला केंद्र है पार्श्विक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा बौद्धिक, चौथा मनस केंद्र। वस्तुतः ये चौथा केंद्र अपने आप में केंद्र नहीं है। ये उपरोक्त तीनों केंद्रों का वह केंद्र, समन्वय बिंदु है, जहाँ पर ये तीनों केंद्रों की गुणागणित आकर के आपस में एक निर्णय लेती है। इसके अलावा मैंने एक केंद्र की चर्चा और की है, जिसकी चर्चा मैंने पहले चरण में की है। मैंने 5 केंद्र पिछले भाग में बताया था। 5वां केंद्र स्वचलित केंद्र है, ये क्रियात्मक केंद्र है। क्योंकि इस केंद्र का बहुत ज़्यादा भाग जो है वो अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है। ये वो कार्य हैं जो कि बहुत बार पुनरावृत्ति में हमारे शरीर में होता रहता है, जिस पे हमारा कोई निर्णय नहीं होता। ये स्वतः अपने आप ये होता रहता है। जैसे शरीर की देखभाल का होना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, पाचन, श्वसन तंत्र, फेफड़ों का कार्य, रक्त परिसंचरण, घावों का भरना इत्यादि वगैरह, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं होता है। ये स्वयं इस केंद्र के द्वारा नियमित होते रहते हैं। हाँ, इस केंद्र की एक ज़रूरत अवश्य है। जब हम बाकी के 3 केंद्रों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे तब इसकी कहीं ना कहीं मदद होती है इस केंद्र की। इसलिए इसका एक नाम या इसकी जानकारी या इसके बारे में चर्चा मैंने यहाँ पर की। अब हम जानेंगे कि यह हमारा मस्तिष्क कार्य किस तरीके से करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। अगर एक बार हम ये समझ गए तो हम अपने जीवन के बहुत सारी चीज आमतौर के जीवन को बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं और उनको बड़ा ही सरल और सहज बना सकते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा बाहर से संवेगों को स्वीकार करती हैं। ये भेजती हैं बाहरी संवेगों और आवेगों को हमारे मस्तिष्क की तरफ। ये सारे आवेग और संवेग हमारे मस्तिष्क के थैलामस में, जो चेतन भाग है हमारे मस्तिष्क का, या जो ग्रे मैटर है जहाँ पर ये पहला चरण अवस्थित है, ये वहाँ पर भेजे जाते हैं, जहाँ पर इन आवेगों को डिकोड किया जाता है। जब ये आवेग डिकोड किए जाते हैं तो इनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, इन 3 केंद्रों के गुणगणित के जरिए से, तथ्यों को जोड़कर, घटाकर, तोड़कर, चाहे ये निर्णय धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक, जो भी निष्कर्ष निकलता है, इस आवेग को विसंगत किया जाता है, वो पुनः भेजा जाता है बाहर की तरफ। अब जब ये बाहर की तरफ भेजा जाता है तब
हमारा मस्तिष्क केवल एक चीज़ का फैसला देता है कि ये अच्छा है या बुरा है, ये हमें चाहिए अथवा नहीं चाहिए। उसी के अनुसार बाहरी हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उन्हीं के अनुसार ये कार्य कर लेती हैं। आमतौर पे हमारे मस्तिष्क के काम करने का तरीका ये है। ये जो पहला चरण है समझने की दृष्टिकोण से, मैं इसको पूरा का पूरा मन कहूँगा, ताकि हम और आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें कि ये मन हमारा क्या है। ये पहले चरण की एक खूबी है कि ये निरंतर चलता रहता है। इसके पास शब्द नहीं है, इसके पास स्मृतियां हैं, चित्र हैं, और ये चित्र आपके मानस पटल पर हमेशा चलते रहते हैं। ये निरंतर है, ये निरंतर चित्र बनाता रहता है, ये रुकता नहीं है, क्रियाशील है निरंतर। इसलिए मैं कहता हूँ कि तमाम सारे पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, भजन, ये हमारे मस्तिष्क के पहले चरण का कार्य ही नहीं है, ये दूसरे चरण का कार्य है। पहला चरण तो खुद इतने स्पीड में है, इतनी तीव्रता के साथ में है, इतने चित्रों के साथ में है कि ये सब चीज़ें तो फलित नहीं हो पाएंगी। अगर हम पहले चरण में रहते हुए इन सब कार्यों को कर रहे हैं तो हम स्वयं को केवल और केवल मूर्ख बना रहे हैं, स्वयं पर जुल्म कर रहे हैं। तो पहले तो आवश्यकता यह है कि हम अपने इस पहले चरण को संतुलित करें। जब ये संतुलित हो जाए तो आप स्वयं में वो दूसरे चरण की तरफ फेंक दिए जाएंगे। तब ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, आपके लिए सुलभ होंगी, आपके लिए सहज होंगी। नहीं तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हम अपने भावनात्मक केंद्र के किस जाले में फंसे हुए हैं, किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पूरा जीवन इसी चक्रव्यूह में हम निकालते हुए चले जाते हैं, पूरा जीवन। अब मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर फिर हम एक बार गौर करते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रियों के जरिए से कई आवेग भीतर भेजे गए, ग्रे मैटर में वे डिकोड किए गए। उस डिकोड होने में इन तीनों केंद्रों का पूर्ण योगदान होता है। ये अपना अपना मत देते हैं, अपने अपने बल को लगाते हैं। इस गुणा गणित के पश्चात जो निष्कर्ष निकलता है वो या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ये शुद्ध ऊर्जा है, इसे मैं कहता हूँ शुद्ध ऊर्जा। फिर यह ऊर्जा या तो दबा ली जाती है, तो मैं कहता हूँ ये दबी हुई ऊर्जा है, या इसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, या फिर इसे कर्मेंद्रियों द्वारा क्रिया के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। एक मनुष्य का कर्म तब शुरू हो जाता है जब इस बनी हुई शुद्ध ऊर्जा को अन्य किसी दिशाओं में भेजा जाए, चाहे वो दबा दिया जाए, चाहे वो शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए, चाहे वो क्रियात्मक रूप में ले लिया जाए। ये तीनों स्थिति में मनुष्य ने कर्म कर दिया। मनीषी जो ध्यान रखते हैं, एक साधक जो ध्यान रखता है, वो अपनी उस शुद्ध ऊर्जा पर ध्यान रखता है, क्योंकि इस शुद्ध ऊर्जा की प्रचुर मात्रा ही आपके और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। हमारा ध्यान इस शुद्ध ऊर्जा पर ही होना चाहिए। ये शुद्ध ऊर्जा हमें तब समझ में आएगी जब हम पहले चरण की कार्य प्रणाली को अच्छी तरीके से जान और समझ लेंगे, हम होश में रहेंगे। जैसे ही ज्ञानेंद्रियों द्वारा कोई आवेग हमारे अंदर आया, ये जो पहला चरण है जिसका कार्य है निरंतरता, निरंतर क्रियाशील चित्रों को बनाना, दृश्यों को बनाना, ये तुरंत उस विषय से, उस आवेग के विषय से लगे हुए चित्रों को, जो पहले से ही उसकी स्मृतियों में जमा है, वो बहुत सारे दृश्यों को वो प्रकट कर देता है। और ये कार्य अनवरत चलता रहता है। ये कार्य अनवरत चलता है, लगातार चलता है। मस्तिष्क का ये भाग
रुकने वाली चीज नहीं है। मन कभी नहीं रुकता, निरंतर क्रियाशील है, इसको रोका ही नहीं जा सकता, इसे संतुलित किया जा सकता है। ये संतुलित हो गया तो इसका कार्य नहीं है, आप स्वयं आगे भेज दिए जाएंगे दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में ध्यान, धारणा, समाधि, तमाम पूजन, यजन, मंत्र जप, ये सब दूसरे चरण के कार्य क्षेत्र हैं। आप इसको ऐसा समझें कि आप पहली की क्लास में बैठ करके दूसरी क्लास का पेपर कैसे दे सकते हो। अगर दे रहे हो तो पक्का है आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, आपको फील ही होना है। और अधिकांशतः मनुष्य और साधक इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जो कि हमारे समझ में आना बहुत जरूरी है कि हमारे मस्तिष्क में किस तरह की कार्य प्रणालियाँ, किस तरह के कार्य चलते हैं। तो एक शब्द आता है हमारे पास, ये जो विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं, विचार क्या हैं, ये विचार कैसे प्रकट होते हैं। जब ज्ञानेंद्रियों से बाहरी आवाज हमारे मस्तिष्क में भेजे जाते हैं, तब उन आवेगों और उन केंद्रों में पहले से ही जमा स्मृतियों के आधार पर हमारे मानसिक पटल पर दृश्य उकेरे जाते हैं। इन्हीं दृश्यों को हम विचार या ख्याल कहते हैं। सोच क्या है? जब इन विचारों के साथ तर्क किया जाता है, तथ्य जोड़े जाते हैं, पूर्व में प्राप्त जानकारियों की कसौटी पर इन्हें कसा जाता है, तब इस को हम सोचना कहते हैं। समझना क्या है? इन्हीं सोच के साथ जब बहुत सारे तथ्य जुड़ करके उनको एक नया रूप, एक नया विश्वसनीय रूप दे देते हैं जो कि उस विषय के बहुत ही करीब होता है, तब हम इसे समझना कहते हैं। बूझना क्या है? जब यही समझ जो हमारी समझ में आई है ये हमारे अनुभव में आ जाए, ये हमारे अनुभव में आ जाए, तब हम इसे बूझना कहते हैं। विचार, सोच, समझ और बूझ, ये चार चीजें हमारे मस्तिष्क में चलती रहती हैं। इस मस्तिष्क को फिर हम समझते हैं। इस मस्तिष्क के चार चरण हैं। पहला ही चरण जागृत होता है, 3 चरण वो सुषुप्त होते हैं। पहला चरण जब संतुलित हो जाता है तो दूसरा चरण स्वयं जागृत हो जाता है। जब दूसरा चरण संतुलित हो जाएगा तीसरा चरण स्वयं जागृत हो जाएगा। इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन ये चार चरणों में बटा हुआ है। मनुष्य पैदा होता है पहले जागृत चरण के साथ। इस जागृत चरण में 3 केंद्र हैं। चौथा केंद्र मनस केंद्र है, 5वां एक केंद्र और है स्वचलित केंद्र। इन्हें संतुलित करना है। इस पहले चरण के पूरे पटल को हम मन कह सकते हैं। निरंतरता इसका गुण है। यह निरंतर दृश्य पैदा करता है। वो सारी स्मृतियां जो दबी हुई हैं निरंतर ये दृश्य को पैदा करती रहेंगी। लगभग 1 सेकंड में 12 दृश्य ये पैदा करता है। 1 सेकंड में 12 दृश्य। 1 मिनट में आप गुणा कर लीजिए, 12 गुणे 6, 900 दृश्य। तो दिन भर में सोचिए कितने दृश्य पैदा होते होंगे। तो निरंतर चलता रहता है, ये एक जगह टिकता नहीं है। ये दृश्यों का प्रवाह लगातार जारी है, लगातार जारी है। अधिकांश तक ये होता है कि हम समझ के ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाते। विचार आया, तथ्यों को जोड़ा गया, सोचा हमने समझ लिया, लेकिन अभी तक इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक वो हमारे अनुभव में ना आ जाए। हम उथले ही उथले रहते हैं। जैसे ही विचार आए, हमने तथ्यों को जोड़ा, उतनी ही देर में एक दूसरा दृश्य आ गया और यहीं पर हम उलझ जाते हैं। अभी हम ये सोच रहे थे, बाद में हम दूसरा सोचने लगेंगे। तो जब तक कोई चीज़ हमारी बूझ में नहीं आ जाए, हमारे अनुभव में ना आ जाए, हमारे जानने में ना आ जाए,
तब तक वो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। और इस पहले चरण का कार्य ही है निरंतर प्रवाहमान रहना, निरंतर प्रवाहमान रहना। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब व्यक्ति का पहला चरण ही संतुलित नहीं है तो ये तमाम सारे योगा, पूजा, भक्ति, ये सब मन के खेल हैं। ये सब मन के खेल हैं। हम सिर्फ अपने भावनात्मक केंद्र के जड़ता में आकर के अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, जबकि हमारा जीवन इससे कहीं ऊंची चीज है। हमारा जीवन इससे कहीं ऊंची चीज है। जैसे ही हम इस पहले चरण को संतुलित करने में कामयाब होते हैं, उसी समय हम बढ़ा दिए जाते हैं आगे की तरफ दूसरे चरण में। और तब मनुष्य तैयार होता है एक नए जीवन के लिए, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। वो तैयार होता है एक गुरु को स्वीकारने में। तब वास्तव में हम मनुष्य कहलाने के हकदार हैं, तब हम अधिकारी हैं। तो इन बातों पर आप मंथन करें। अगले भाग में हम पुनः चर्चा करेंगे ये तीनों केंद्र परस्पर आपस में किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से गणित इनके पास में होती है। जिन बलों का जिक्र मैंने किया था पिछले भाग में, वो बल किस तरीके से ये लगाते हैं और कैसे इनके गुणा गणित के उपरांत हमारा निर्णय इनसे प्रभावित होता है।